जहां अक्सर शोज का सेकेंड सीजन कमजोर पड़ जाता है, वहीं फॉलआउट सीजन 2 ने 8 एपिसोड्स तक फुल ऑन एंटरटेन किया और फिनाले में परफेक्ट लैंडिंग की। फिनाले ने सारे मेजर प्लॉट थ्रेड को ओपन छोड़ दिया, जिससे सीजन 3 के लिए एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का लेवल काफी ऊपर चला गया। अच्छी बात यह है कि सीजन 3 को सीजन 2 का पहला एपिसोड एयर होने से पहले ही ग्रीन लाइट दे दी गई थी। इसका मतलब यह है कि जो भी कैरेक्टर आर्क और सब प्लॉट्स अभी पेंडिंग हैं, उनका फ्यूचर में कुछ न कुछ रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा वेट करना पड़े। अब स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, ये पूरी तरह शो रनर्स के हाथों में है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि सीजन 3 में कौन कौन सी स्टोरी एक्सप्लोर की जा सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि क्विंटिस लिबर्टी प्राइम अल्फा का ब्लूप्रिंट देखता है और बोलता है कि अब उसका डिस्ट्रॉयर आर्क शुरू होने वाला है। इसका मतलब दो तरह से निकाला जा सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि क्विंटिस ब्रदरहुड ऑफ स्टील को एक फ्लैग के नीचे यूनाइट करना चाहता है और सीधा कॉमनवेल्थ के खिलाफ जाना चाहता है, क्योंकि अब ब्रदरहुड के अलग अलग चैप्टर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। तो सीजन 3 में क्विंटिस इस जैगियर जैसे वॉर मशीन का यूज करके उन सब ब्रदरहुड मेंबर्स को मार सकता है जो नाइट ऑफ सैन फर्नांडो को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद वो कॉमनवेल्थ और उसके रिसोर्सेज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि क्विंटिस लिबर्टी प्राइम अल्फा का यूज एरिया 51 में चल रही सिविल वॉर को खत्म करने के लिए करे, लेकिन फिर जैंडर के पावर आर्मर को ट्रैक करके मैक्सिमस को ढूंढे और उस पर अपना गुस्सा निकाले। मैक्सिमस को मारने के बाद ही वो कॉमनवेल्थ के पीछे जाएगा। लेकिन क्या क्विंटिस वाकई मैक्सिमस को मार पाएगा? मुझे नहीं लगता। डेन शायद ये होने नहीं देगा। लगता है डेन बस सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि क्विंटिस को आइसोलेट करके खुद ही उसका गेम खत्म कर दे। अगर डेन सबके सामने क्विंटिस को मार देता है तो वो फौरन ही सबका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर लिबर्टी प्राइम अल्फा में कोई माल फंक्शन हो जाए और क्विंटिस उसी के अंदर एक्सप्लोड हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसे में डेन बिना किसी दिक्कत के मैक्सिमस को क्विंटिस के रैथ से बचा लेगा। सीजन 3 में न्यू वेगस एक प्रॉपर बैटल ग्राउंड बनने वाला है, क्योंकि सीजर के अंडर लीजन वहां पहुंच रही है और उस जगह को अपना नया घर बनाना चाहती है। लेकिन ये फाइट उतनी सिंपल नहीं होगी जितना लीजन सोच रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि एनसीआर, हाउस, लूसी और मैक्सिमस जैसे हैवी प्लेयर्स खड़े होंगे। एनसीआर और लीजन के बीच पहले से ही काफी पुरानी दुश्मनी है और अब जब एनसीआर अपनी थोड़ी बहुत लॉस्ट ग्लोरी वापस पा चुका है तो वो पूरी कोशिश करेगा इस मौके का फुल फायदा उठाकर लीजन को पूरी तरह खत्म कर दे। अगर एनसीआर लीजन को रोकने में फेल होता है तो फिर हाउस ये मैटर खुद अपने डिजिटल हाथों में लेगा। उसने कूपर को पहले ही बोला था कि न्यू वेगस का सब कुछ उसके कंट्रोल में है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसके पास पावर सोर्स नहीं था। अब कूपर की वजह से हाउस के पास कोल्ड फ्यूजन आ चुका है और पॉसिबल है कि वो इसी का यूज करके लीजन को लिटरली धूल चटा दे। और अगर किसी मिरेकल से लीजन, एनसीआर और हाउस दोनों के डिफेंसेस क्रॉस कर लेती है तो फिर उनका सामना लूसी और मैक्सिमस से होगा। ये पावर कपल अपने आप में ही एक पूरी आर्मी जैसे हैं। हमें पता है लूसी को अपने डैड के बनाए हुए स्लेव्स बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हो सकता है वो हैंक के ह्यूमन रोबोट्स का लीजन के खिलाफ इस्तेमाल करे और ऑनेस्टली वो मूव काफी ज्यादा असरदार हो सकता है। मुझे नहीं लगता जेनी और बार्ब जिंदा हैं। मुझे पता है कि 2 सीजन्स तक कूपर और ऑडियंस को उम्मीद देने के बाद अगर ये रिवील होता है कि जेनी और बार्ब मर चुकी हैं तो लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन ये फॉल आउट है, डिज्नीलैंड नहीं। यहाँ हैप्पी एंडिंग्स और ऑप्टिमिस्टिक आउटकम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जहाँ भी देखो सिर्फ मौत और तबाही है। ऐसी दुनिया में कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि जेनी और बार्ब जैसे कैरेक्टर्स जिंदा हों, और वो भी इनक्लेव के साथ। इनक्लेव वेस्टलैंड की सबसे इविल ऑर्गेनाइजेशन में से एक नहीं बल्कि ऑनेस्टली सबसे ज्यादा इविल ऑर्गेनाइजेशन है। और हम ये कैसे मान लें कि 200 सालों से वो जेनी और बार्ब का ख्याल रख रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि कूपर उनसे मिलकर फिर से एक हैप्पी फैमिली बना ले। ये थोड़ा डिल्यूजनल लगता है। मुझे लगता है इनक्लेव ने उन दोनों पर बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसका नतीजा ये हुआ होगा कि वो मॉन्स्टर्स बन चुकी होंगी। फिर कूपर के सामने एक ब्रूटल चॉइस होगी, या तो वो उन्हें खुद को मारने दे जिससे उसकी मिजरेबल लाइफ का एंड हो जाए, या फिर उन्हें मारकर उनकी मिजरी खत्म करे। इनक्लेव अभी तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ शो देखा है और गेम्स नहीं खेली। इसलिए सीजन 3 में शायद कूपर का इनक्लेव हेडक्वार्टर्स तक का सफर हमें क्लियरली दिखा देगा कि इनक्लेव इतना इविल क्यों है और उन्होंने प्लैनेट को न्यूक क्यों किया। और अगर हैंक की बात करें तो अपनी गर्दन में लगाए हुए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस का यूज करके अपनी ही मेमोरीज मिटाने से पहले उसने लूसी को बताया था कि इनक्लेव ने R&D एक्सपेरिमेंट्स पहले ही वेस्टलैंड में छोड़ दिए हैं
और सबकी नजर से बचकर अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जब हैंक का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है तो लूसी उसे लकी 38 की सीढ़ियों पर छोड़कर मैक्सिमस के साथ हाउस के ऑफिस चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये R&D एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या इसका कनेक्शन उस फेज 2 से है जिसका मेंशन स्टेफ कर रही थी, या फिर हैंक ने सच में अपनी मेमोरीज वाइप नहीं की बल्कि ये सिर्फ एक एक्ट था ताकि वो लूसी से बच सके और इनक्लेव के बारे में कोई जवाब देना न पड़े। मुझे लगता है सीजन 3 इन सभी सवालों का जवाब देगा। ऊपर से देखने में लगता है कि हैंक का आर्क यहीं खत्म हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी कहानी अब शुरू से शुरू होगी। धीरे धीरे वो या तो इनक्लेव तक पहुंच जाएगा या फिर स्टेफ से फिर से कनेक्ट करेगा। सीजन 3 में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हैंक के स्लीपर एजेंट्स कौन है या फिर वो एग्जैक्टली क्या है और उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है वो सरफेस पर बाकी बची हुई कॉलोनीज पर अटैक करने वाले हों और उन सब में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस फिट करके वॉल ड्यूलर का सर्वेंट बना दें। रिक्लेमेशन डे तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, इसलिए पॉसिबल है कि इनक्लेव और हैंक के स्लीपर सेल्स अब रिक्लेमेशन डे 2.0 पर काम कर रहे हों। सीजन 3 के लिए ये एक और सॉलिड चांस होगा जहां शो इनक्लेव को और गहराई से दिखाए। वो कैसे बना, हैंक का उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, वॉल्टीज के लिए इनक्लेव क्या चाहता है और अपने गोल्स अचीव करने के लिए उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। सीजन 2 के क्लोजिंग मूवमेंट में हम देखते हैं कि नॉर्म क्लॉडिया के साथ वॉल्टेक ऑफिस से बाहर निकलता है और कहीं जा रहा होता है, लेकिन सवाल ये है कि वो जा कहाँ रहा है। मुझे नहीं लगता नॉर्म अपनी बहन लूसी जितना एडवेंचरस है। दोनों का सरफेस पर पहला एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन जहां लूसी ने स्ट्रगल के बाद भी आगे बढ़ने का फैसला लिया, वहीं मुझे लगता है कि सीजन 3 में नॉर्म बोलेगा बस अब बहुत हो गया और वापस वॉल्ट में लौटने की कोशिश करे। प्रॉब्लम यह है कि जब तक नॉर्म वॉल 32 या 33 में वापस पहुंचेगा तब तक वहां की कंडीशन सरफेस से भी ज्यादा खराब हो चुकी होगी। सबसे पहला इशू वही है, वाटर क्राइसिस, जो वॉल 33 में एक फुल ऑन सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ स्टेफ ने फेज 2 स्टार्ट कर दिया है जिसका मेन गोल वॉल 32 के लोगों को कंट्रोल में लाना लगता है, शायद FEV के जरिए। तीसरा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट ये है कि स्टेफ का हैंक की वाइफ होने का सच कभी न कभी बाहर आएगा और वो नॉर्म की कहानी में डायरेक्टली असर डालेगा। नॉर्म और क्लॉडिया दोनों फिजिकली और मेंटली काफी कमजोर हालत में हैं और नॉर्म को डिसाइड करना होगा कि रिकवरी के लिए कौन सा वॉल चूज करे। अगर वो वॉल 33 में जाते हैं तो डिहाइड्रेशन से मर सकते हैं, अगर वॉल 32 में एंट्री लेते हैं तो या तो FEV का शिकार बनेंगे या फिर स्टेफ के माइंड गेम्स में फंस जाएंगे। हो सकता है कि स्टेफ ये तक क्लेम कर दे कि वो नॉर्म और लूसी की माँ है, सिर्फ नॉर्म को मैनिपुलेट करने के लिए। आयरनी ये है कि सबसे सेफ ऑप्शन ये लगता है कि वो वापस वॉल 31 जाएं, क्रायोपॉड्स में चले जाएं और आगे कुछ सेंचुरीज को स्किप कर दें। फिलहाल ये सब मेरी थियरीज हैं सीजन 3 के लिए। अगर आपके पास कोई थियरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।